अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अभी करंट अफेयर्स में ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक भी चल रहा है। सबसे पहले मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐड करूँगा। एक पॉइंट तो ये होगा कि ये जो फ्रांस ने ये दोबारा से घटिया हरकत की है, उस पर हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, उसमें हमें प्रैक्टिकली उनको किस तरह से उनके दांत खट्टे करने हैं, उनको एक माशी मार मारनी है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हम जो जिस तरह का एहतजाज पाकिस्तान में हो रहा है उस पर मेरा क्या ओपिनियन है। तीसरा पॉइंट ये होगा कि ये इन अभी के हालात में रॉन्ग नंबर्स कौन कौन से। तो मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ बताता हूँ कि ये अक्सर ही ये कुफार जो हैं ये इस तरह की हरकतें करते हैं और ये घटिया तरीन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। हमें इस पर अपना रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरी बात यह है कि रिएक्शन देना कैसे होता है। एक रिएक्शन होता है कि इम्प्रैक्टिकल और आप वो चाइल्डिश और वो एक इमोशनल वे में आप सोचते हैं कि जी यह करांगे तो फिर ही असी सही रवांगे और यही हमारा इश्क रसूल है जी, यही है। उसके लिए हम अपने एम्बुलेंसेस को रोकते हैं, हम तोड़ फोड़ भी करते हैं, हम पुलिस वालों को भी अगवा करते हैं, उन पे भी मारपीट करते हैं, अपने जो मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जाने होते हैं उनका रास्ता भी रोक लेते हैं। तो एक तो ये तरीक़ाकार, ये है जज्बाती और जाहिलाना, जिसकी किसी भी किस्म से किसी भी तरह से इसकी हमायत नहीं की जा सकती। तो एक्चुअली क्या है जो एक महज़ब भी है और जो प्रैक्टिकल भी है और जिसमें हम एक बहुत बड़ी मार मार सकते हैं, तो वो है जी हम इनका बाइकआउट इस तरह से करें कि हम एक लिस्ट बनाएं, हम एक कैंपेन चलाते हैं तमाम लोग मिलकर। मैं भी इसमें रिसर्च करता हूँ, आप लोग भी अपनी रिसर्च करिए कि फ्रांस और यूरोपीय यूनियन से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड पाकिस्तान में आ रही हैं हमने उनकी एक लिस्ट बनानी है, उनकी पूरी रिसर्च करनी है। सिर्फ गूगल पे लिस्ट नहीं उठानी, फिर उसकी रिसर्च करनी है। फिर रिसर्च करके हमने उन लिस्ट पे एक एक वीडियो बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, आप मुझसे शेयर कर दें, मैं बना दूंगा। उस पर हमने इन चीज़ों का बाइकआउट करना है। फिर इन बाइकआउट वाली चीज़ों को पूरी दुनिया के मुसलमानों तक भी ये लिस्ट और अपनी एक ओपिनियन शेयर करना है, लेकिन बड़े महज़ब वे में। और सोशल मीडिया पे हमने आवाज़ उठानी है बड़े महज़ब वे में। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाना जी कोई नहीं है, सिर्फ फिज़िकली जाके आप फ्रांस के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में सड़कों पर निकल कर रास्ते ब्लॉक करके अपने लोगों को तकलीफ़ दे के एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं सिर्फ, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली हमें ये प्रैक्टिकली देखना है कि हम किस तरह से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया पे अब हुकूमतें गिरती हैं, सोशल मीडिया पे अब हुकूमतें हिलती हैं, तो अब हमने ये अपना एक रिकॉर्ड करवाना है एहतजाज इस तरह से। माशी मार मारेंगे तभी ये लोग सुधरेंगे। अगर आप सिर्फ ये इस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे तो आपने पहले भी बहुत सारे रिकॉर्ड करवाए हैं, आपने क्या उखाड़ लिया, हमने क्या उनका कर लिया। वो तो बल्कि खुश होते हैं कि अपने मुल्क में बैठे एक दूसरे को मार रहे हैं, जला रहे हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, हमने तो सिर्फ खाके बनाए हैं और एक तो गुस्ताखी भी हमने की है और ये आपस में ही लड़ लड़ मार रहे हैं, ये अपनी हुकूमतों को कमज़ोर कर रहे हैं, ये अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो भाइयों इनको फंडिंग आती है, ये पूरी लॉबी है, ये एक मुल्क फ्रांस नहीं है। मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि ये सिर्फ एक मुल्क का काम नहीं होता है, इनको प्रॉपर फंडिंग होती है, इस पर पूरी मीडिया कैंपेन्स होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता है, इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल होते हैं। तो आपने ये जितने ममालिक आपको भी पता है नाम, अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, बरतानिया है, ये सब लोग शामिल हैं। तो हम इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं, हम इनकी इम्पोर्टेड आइटम्स को ख़त्म करते हैं। इनको माशी दचका लगेगा। 1.3 बिलियन मुसलमान अगर इनकी प्रोडक्ट्स का जो बाइकआउट कर देंगे तो आप ख़ुद सोचें कि ये आपके कदमों में भी गिरेंगे। ये मेरी बात आप याद रखें। अगर सिर्फ आप लोगों ने ये तोड़ फोड़ करनी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे समझा दें। अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो मुझे बता दें, मैं भी फिर आप लोगों के साथ शामिल हो जाता हूँ। अब दूसरी चीज़, रॉन्ग नंबर कौन कौन से हैं। अब आपको इस बात का ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब जब आईनी वो ख़त्म नबूवत की तरमीम की गई तो उस वक्त वो हुकूमत में थे। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब कमेटी के चेयरमैन थे और तब भी तहरीक लबैक ने एक धरना दिया था और ये खामोश रहे, इनकी आवाज़ तक नहीं निकली क्योंकि उस वक्त ये हुकूमत में थे। अब ये दोनों हुकूमत में नहीं है तो इन्होंने बुज़ुर्ग बनकर इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल करने या एक पुल का किरदार अदा करने की बजाय आग लगाने का और भड़काने का एक काम शुरू कर दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए रॉन्ग नंबर्स हैं। उसके अलावा आप लोग देखिए कि सियासी तौर पर हमें आवाम को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है जी, कभी वोट को इज़्ज़त दो के नाम पे, कभी तब्दीली के नाम पे, कभी फेयर इलेक्शन के नाम पे, कभी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, कभी भुट्टो के ख़िलाफ़, कभी
मतलब हम हमेशा इस्तेमाल होते हैं, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी किसी भी नाम से, और हमें इस्तेमाल करते रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी तालीम में वही 20 साल से जो निसाब शामिल है वही चल रहा है, मिस्टर चिप्स और वो इस टाइप के नावल और चीज़ें जिनका हमारे अखलाकी, माशी, समाजी, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो शख्सियत है उस पे, अखलाक पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमें जाहिल रखा जाता है। आप लोग इस बात को समझिए, रखा क्यों जाता है? ताकि ये बड़ी ताकतें हमारे मुल्क के बासर तबकात हमें किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकें, हमें इस्तेमाल कर सके जज्बाती करके। फिर जज्बाती करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सियासी है तो फिर उसका कि आपको ग़ुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, आपके बच्चे ग़ुलामी करेंगे। तब्दीली के लिए अगर धरना हुआ है तो फिर आप लोगों को कहेंगे कि शरीफ ख़ानदान के आप लोग ग़ुलाम बन के रह जाएंगे, और हम मान लेते हैं। इस्लाम के लिए होता है तुम भाई, ये आपका इस्लामी फ़र्ज़ हो चुका है, आपको मरना होगा, आपको निकलना होगा, और किस वजह से, किस तरीके से, क्या हमारा इस्लाम इस हवाले से कहता है वो नहीं बताया जाता। लेकिन उसके पुराने तारीख़ी हवाले देकर हमें जज्बाती किया जाता है, क्योंकि हम एक जज्बाती कौम हैं, हम सोचे समझे बगैर एक्शन लेने वाले लोग हैं, और इस बात को हमें तस्लीम करना होगा। अब आपको बताऊं कि हमें माशी और एक तालीमी लिहाज से इतना पीछे क्यों रखा जाता है? सिर्फ इसीलिए कि हम फ्रस्ट्रेशन में रहें, हम जाहिल रहें, हम परेशान रहें, कोई भी हमें हमारी फ्रस्ट्रेशन को अपने तरीके से इस्तेमाल करे, हमें जज्बाती करे, कभी इस्लाम के नाम पे, कभी सियासत के नाम पे, कभी वोट को इज़्ज़त दो के नाम पे, कभी तब्दीली के नाम पे, और हम उनके साथ निकलते रहे। शेलिंग हम पे होती है, मारपीट हम पे होती है, दूसरे जिस पे हम तशद्दुद करते हैं वो भी हमारे लोग होते हैं, और जिनके कहने पे हम ये कर रहे होते हैं वो आराम से एसी वाले कंटेनर में, ऐसे एसी वाले कमरों में सो के हंस रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, और कहते हैं कि भाई कैसी आग लगाई। तो ये काम चल रहा है। अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इस्तेहकाम, माशी और सियासी इस्तेहकाम मार्शल लॉ में होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त उनको चाहिए होता है कि आवाम ज़्यादा जज्बाती ना हो। और अब आप बेशक हिस्ट्री देख लें, अयूब खान के दौर में आपकी 11% GDP ग्रोथ रेट था, फिर भुट्टो साहब आ गए, उन्होंने वापसी लाई, कम होता गया, फिर दोबारा से जो है ज़ियाउल हक साहब आ गए, उन्होंने दोबारा स्टेबल किया, फिर दोबारा से हमारी जमहूरियतें आई, सियासी इस्तेहकाम ख़त्म हुआ, दोबारा से वही एहतजाज, मारपीट, लड़ाई झगड़े, हर बंदा हक पे था। अब अगर आप किसी से पूछे, सबके पास दलीलें थी, सब हक पे थे, सब ने एकदम इस्लाम, इस कानून, पाकिस्तान की खिदमत की है, तो हर लिहाज से इनके पास दलाइल होंगे। लेकिन हमारी GDP सुकड़ते सुकड़ते 1% से भी कम रह गया इसका ग्रोथ रेट। अब आप खुद देखिए कि अगर हम सभी हक पर थे तो ये कैसे हुआ? ये इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की किस तरह से होगी जब हम सभी हक पर थे? अगर हम सभी इस्लाम का झंडा उठाए हुए हैं, सच्चे आशिक़े रसूल हैं, तो दुनिया की बेईमान तरीन कौमों में हमारा नंबर टॉप 10 में क्यों आता है? हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने लोगों को एक मिलावट से पाक दूध तक नहीं दे सकते, वो भी केमिकल, जहरीले केमिकल से मिला हुआ एक मिलावट से भरपूर हमें पहुंचता है। तो अब मुझे बताएं कि अगर हम सब लोग ही हाजी हैं, नमाजी हैं, आशिक़े रसूल हैं, इस्लाम का झंडा उठाया हुआ है, हम सब लोग ही हमेशा हक पर रहे हैं, हमारे तमाम उलमा ही हक पर हैं, उन्होंने हमेशा इस्लाम की ही तालीम दी है और हमारे अमल में वो चीज़ें साबित की हैं और अपने अमल में भी साबित की हैं, तो भाई ये इतनी बुरी हालत हमारी कैसे है? हम दुनिया भर से कर्ज़े लेने वाली कौम कैसे बने हैं? हम पूरी दुनिया में बदतरीन कौमों में कैसे शामिल हो रहे हैं? हम लोग मिलावट से पाक एक चीज़ तक नहीं दे सकते। हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आप अगर लिस्ट निकालें तो तमाम हाजी हज़रात आपको मिलेंगे, तमाम किसी न किसी मजहबी ग्रोह से बड़ा करीबी ताल्लुक़ रखते होंगे, कोई सुन्नी होगा, कोई शिया होगा, कोई देवबंदी होगा। तो भाई अगर हम सब लोग इतने अच्छे हैं तो हमारी ये हालत कैसे हो चुकी? खुदा के लिए इमोशनल होकर ये इन लोगों के जो जज्बाती बयानात हैं, तकरीरें हैं, तारीख़ी हवाले हैं, उनसे बाहर निकल कर सिर्फ़ और सिर्फ अपना, पाकिस्तान का, अपने बच्चों का सोचें, इस्लाम का सोचें और प्रैक्टिकली सोचें। सिर्फ ये जज्बाती नारे लगाने से कभी कुछ नहीं बदलेगा।